इस्माइल हानिया जो हैं, जी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, एक कमाल शख्सियत, उनसे मुलाकात का मौका भी मिला और वो प्रोग्राम में तशरीफ़ भी लाए व्यूज़ ऑन न्यूज़ में। 2005-6 में, 6 में गालिबन इलेक्शन से पहले, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इलेक्शन था उससे पहले, ये जो है वो ईरान तशरीफ़ लाए थे और ईरान में उनको रात के कोई 2 बजे गालिबन जो तेहरान, शुमाली तेहरान में, जहाँ पर मुख्तलिफ बहुत सारे तो मेहमान चले गए थे, बहुत सारे मेहमान जो तकरीब हलफ बर्दारी थी नौमुंतखब सदर की, उसको अटेंड करने के बाद चले गए थे। और इस्माइल हानिया जो हैं, उनका भी जो सिक्योरिटी प्लान था वो यही था कि वो रात होने से पहले पहले चले जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। अच्छा, अब निशाना बनाने के लिए जो है वो 2-3 मतलब 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे वो निशाना बनाए जा सकते थे। एक वो निशाना बनाए जा सकते थे कतर में, लेकिन कतर जो है वो ज़ाहिर है कतर की पोजीशन बहुत डिफरेंट है, सेंट कॉम वहाँ पे मौजूद है और कतर के एक ताल्लुकात भी हैं इसराइल के साथ, मतलब सफारती ताल्लुकात भी हैं और वो मीडिएटर का रोल प्ले कर। दूसरा जो है वो ये कि इनको निशाना बनाया जा सकता था मिस्र में। अच्छा, मिस्र में निशाना बनाया जा सकता तो मिस्र के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं और वहाँ पर भी फिर तुर्की में इनका बहुत ज़्यादा तैयब अर्दोगन इनके साथ मुस्तकिल खड़े रहे और ये तो वो तुर्की में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वहाँ पे जासूस वगैरह मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ार हो रहा था कि ये क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ये तारीख अनाउंस हो गई थी कि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी ईरान में और तैयारियां हो रही हैं सारी, तो वो एक प्रॉपर प्लान हुआ और वो कामयाबी से मोसाद ने उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन इसमें जो है वो 2-3 बातें इसमें जो है अब सवालिया निशान यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इस्माइल हानिया के हवाले से। पहली बात तो ये कि इस्माइल हानिया जो हैं ये 2017 में कतर आए थे, 2016-17 में कहीं ये कतर आ गए थे। उससे पहले ये हमास गज़ा के सरबरा थे, यानी पूरी हमास का जो पोलिट ब्यूरो है उसके नहीं, उसके जो सरबराह थे वो खालिद मिशाल थे। और ये यानी आप समझें कि जो ओवरऑल पोलिट ब्यूरो है उसके सरबराह खालिद मिशाल हैं और फिर जो गज़ा में जो हमास है उसके सरबराह जो हैं इस्माइल हानिया हैं। तो ये जब कतर आ गए तो कतर आने के बाद जो है वो वहाँ पर इनकी पोजीशन संभाल ली याहिया सिनवर ने और कुछ अरसे के बाद खालिद मिशाल जो हैं वो उन्होंने अपनी सियासत से वो एक तरह से अलग हुए और उनकी पोजीशन जो है वो उन्होंने दे दी इस्माइल हानिया को। लेकिन उससे पहले 2017 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया खालिद मिशाल ने और ये हमास की जो आप समझें कि तकरीबन 2 दहाइयों का जो उनका जो मंशूर था उसमें एक बड़ी तब्दीली वो लेकर आए 2017 में। और वो अगर हम 87 से काउंट करें तो ये 2-3 ये हाँ 87 से इसको देख लेते हैं जो भी जितने साल भी बनते हैं। तो वो ये था इनके मंशूर में तब्दीली ये थी कि इन्होंने 67 के बॉर्डर्स पे, यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसराइल को मानते हैं, इन्होंने कहा हमें 1967 का जो बॉर्डर है वहाँ पे फ़लस्तीनी रियासत चाहिए। यानी एक तरह से जो पहले का मंशूर था इनका जो 87 का था वो 2017 में अमेंड हो गया। यानी वो अमेंड इस तरह से हुआ कि 2 रियासती हल की तरफ चले गए। ये इन्होंने जिक्र ही नहीं किया ना कि वो इसराइल को मानना है कि नहीं मानना, लेकिन वो अमेंड करके जो है वो इस तरह से हो गया कि 2 रियासती हल। तो वो जो आलमी बरादरी है या जो OIC है या बाकी जितने मुल्क हैं उनकी जो पॉलिसी है 2 रियासती हल वाली उसके तरफ ये चले गए। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, ये खालिद मिशाल के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था और इस पर जो हार्ड कोर ख़ास तौर पे जो इस्लामी जिहाद और बाकी तंजीमें उनकी तरफ से काफ़ी तनकीद भी हुई। लेकिन
खालिद मिशाल ने उनको इसको लिया कि हम दुनिया जो बात कर रही है तो मतलब हम दो रियासती फार्मूले के साथ चले जाएं। जब इस्माइल हानिया आए तो इस्माइल हानिया ने भी उसको उस मामले को उन्होंने कबूल किया। इस्माइल हानिया में और खालिद मिशाल में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क था। वो फ़र्क ये था कि इस्माइल हानिया जो हैं वो गज़ा से थे और खालिद मिशाल का ताल्लुक़ जो है वो वेस्ट बैंक मगरबी किनारे से था। और ये जो है इस्माइल हानिया, दूसरी इनकी जो पोजीशन थी वो ये थी कि ये 2006 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए थे। जो इलेक्शन हुआ फ़लस्तीनी अथॉरिटी का, इन्होंने हलफ भी उठा लिया। इनकी सदर महमूद अब्बास ने हलफ इनसे लिया, लेकिन कुछ अर्से के बाद इनकी जो है वो कशीदगी पैदा हुई और उसके नतीजे में ये हुआ कि हमास जो है वो गज़ा पे और फ़तह जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी वो महदूद हो गई मगरबी किनारे तक। फिर इनके दरमियान बड़ी कशीदगी रही। लेकिन फिर ये हुआ कि कतर में चंद साल पहले महमूद अब्बास, सदर महमूद अब्बास की और इस्माइल हानिया और खालिद मिशाल, इन सब की मुलाकातें हुईं, इख्तलाफात चलते रहे, मुलाकातें भी होती रहीं। और उसमें फिर ये हुआ कि अभी चंद रोज़ पहले तो चाइना में ये सारे इकट्ठे हुए। ये ख़ुद इनकी सफ़े अव्वल की क़यादतें नहीं थी, लेकिन इनके बड़े अहम रहनुमा मौजूद थे और 14 ग्रुप्स ने कहा कि गज़ा में जब जंगबंदी होगी तो उसको हम आगे हम कैसे मूव करेंगे। अच्छा, वापस आता हूँ मैं उस बात पे कि इस्माइल हानिया जो हैं, अच्छा इस्माइल हानिया जो हैं वो खालिद, यानी आप ये देखें ना कि 2004 में, ये 2004 के बाद हमास की कोई बहुत बड़ा वाक़या है, क्योंकि 2004 में मार्च में शेख अहमद यासीन उनको निशाना बनाया था और इसराइल की फ़ौज ने प्रॉपर अपाची हेलीकॉप्टर से हेलफायर मिसाइल से उनको हिट किया था। वो क्वाड्रिप्लेजिक थे, यानी तमाम जिस्म से वो माजूर थे, जो शेख अहमद यासीन जिन्होंने हमास को कायम किया था, और वो नाबीना भी थे। तो उनको वो जो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के वो जब निकले मस्जिद से अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे, तो उनको वहाँ पे अपाची हेल फायर से उनकी जो है वो बिल्कुल उनको जो है वो मतलब शहीद हो गए। और उसके बाद ये हुआ कि अब्दुल अज़ीज़ रंदेसी जो उनके बड़े दस्ते रास्त थे, बड़े करीब थे, तो उन्होंने फिर वो जगह संभाली, यानी शेख यासीन की शेख अहमद यासीन की जगह संभाल ली। एक महीना भी नहीं लगा 2004 में, यानी मैं बात कर रहा हूँ मार्च में हिट किया है हेलफायर मिसाइल ने शेख अहमद यासीन को, तो अप्रैल 2004 में अब्दुल अज़ीज़ रंदेसी को भी जो है वो गाड़ी में जा रहे थे, तो उनको भी अपाची हेलीकॉप्टर और हेलफायर मिसाइल से इसराइली एयरफोर्स ने हिट किया और वो भी जो है वो भी शहीद हो गए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि शेख अहमद यासीन के बाद जो था वो दो शख्सियात मिल के हमास को चला रहे थे, एक तो अब्दुल अज़ीज़ रंदेसी और एक खालिद मिशाल। खालिद मिशाल सर्वाइव कर गए और खालिद मिशाल सर्वाइव कर गए, बल्कि शेख अहमद यासीन को जब निशाना बनाया गया तो उस वक्त उनके साथ इस्माइल हानिया भी बाल बाल बच गए थे। वो भी फजर की नमाज के आगे पीछे हुए तो वो भी उसमें बच गए। तो ये जो है ये क़यादत उसके बाद फिर ये हुआ कि बिल्कुल एक आप समझें कि एक तरह से अंडरग्राउंड हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको तो खालिद मिशाल जो हैं वो तो सीरिया आ गए थे 2006 में जब इंटरव्यू उनसे हुआ तो वो सीरिया में हुआ था। दमास्कस के बाहर एक नवाही इलाका है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमास के लोग ले गए जो वहाँ के उनके बाप थे और वहाँ पे मुलाकात हुई खालिद मिशाल से। और ये उस ज़माने की फुटेज वुटेज चल रही है, ये खालिद मिशाल के साथ मैं बैठा हूँ। अच्छा, तो बहरहाल तो वो खालिद मिशाल जो है उनके साथ वहाँ पर जो है वो मुलाकात हुई। वहीं पर जो है वो फिर मुझे नहीं पता कि इस्माइल हानिया की फुटेज है हमारे पास या नहीं, लेकिन बहरहाल इस्माइल हानिया भी कहीं वहीं पर उनसे भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी इंटरव्यू दिया। अच्छा, अब इसमें लेकिन ये हुआ कि जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो ये है कि इस्माइल हानिया जो हैं वो बहुत हार्ड कोर सख्त गिर नहीं थे तबीयतन, यानी जब भी इनसे कभी बात हुई तो ये थे जिसे कहना चाहिए डिप्लोमेटिक से। इन्होंने अरबिक में गज़ा में ही इन्होंने ज़िंदगी गुजारी अपनी पूरी, वहीं से अरबी में इन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद ये कुछ अर्से के लिए
इनको निकाल दिया था बाहर, गज़ा से बाहर, फिर वापस आए, फिर इलेक्शन हुआ। अब आप देखें ना 2004 में ये शेख अहमद यासीन और अब्दुल अजीज़ रंदीसी को निशाना बनाया जाता है, 2006 में इलेक्शन होता है और जीत जाते हैं। यानी आप देखें कि हमास की एक पूरी, और एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने इनसे पूछा कि वो कहते हैं इनका इनका जो कहते हैं ना, इनकी सफ़ों में बहुत घुस गए थे जो मुखबरी या जासूस इनके, तो इन्होंने किसी जगह एक लड़के को पकड़ के इन्होंने वहाँ पे उसको पकड़ लिया था जासूसी करते हुए, तो उसके बाद उसको सज़ा देने जा रहे थे ये। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा जी ये कैसे? कहते थे कि बात ये है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल सीधा सा है कि ये शेख अहमद यासीन को अंदर से इंफॉर्मेशन गई है उनकी, और हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई शक हो ना तो हम हाथ जोड़ के बंदे से कहते हैं कि यार अगर तुम बेगुनाह हो तो माफ़ कर देना, लेकिन सारे जो इशारे हैं वो तुम्हारी तरफ जा रहे हैं कि तुमने मुखबरी की है, और वो फिर जाके उन्होंने उसको सज़ा दी। अच्छा, अब ये हुआ कि शेख बहरहाल इन्होंने फिर तवील अरसा, जाहिर है कि फिर उसके बाद जैसे तैसे करके ये हमास उठी, फिर इलेक्शन हो गया, फिर ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी आगे पीछे जैसे। लेकिन ये जब से 7 अक्टूबर हुआ तो उसके बाद फिर दुनिया तब्दील हुई। उसमें जो मुज़ाकरात करने की बात थी वो उसमें सबसे ज़्यादा, यानी कोई भी मामला होता था ना अगर कि ये नेतन्याहू ने ये कह दिया तो हमास कैसे मानेगी, उधर वो मतलब है कि क्योंकि जो याहिया सिनवर हैं वो ज़रा हार्ड कोर उनका नुक्ता नज़र है। उनसे जब मुलाकात गज़ा में जाएँ, मैंने उस दिन बात की थी, छोटे से एक ऑफिस के अंदर अब जाएँ तो ऐसे करके एक छोटा सा ऑफिस है, और तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि बंदा कि चंद सालों के बाद याहिया सिनवर होंगे। बहुत से लोग मिलते थे, बहुत से लोग, AFP के, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वो सारी दुनिया वहाँ पहुँची होती थी उनसे मिलने के लिए, और किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये कुछ अर्से के बाद जो है ये हमास गज़ा के सरबराह हो जाएंगे। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जो इनका इरादा नहीं था रात को रुकने का। अच्छा, पहली बात तो ये है कि एक तो रात को रुकने का इरादा नहीं था, लेकिन साथ ही कल ये हुआ कि फवाद शुक्र जो हैं, फवाद शुक्र हिज़्बुल्लाह में इंतहाई सीनियर, और उनको कहा जाता है कि वो सैयद हसन नसरुल्लाह के राइट हैंड। अच्छा, उनको निशाना बनाया कल इसराइल ने वहाँ पे दाहिया के इलाके में। दाहिया के मैं काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, दाहिया जो है ये जनूबी साउथ ऑफ लेबनान है, जितने लोग भी जानते, साउथ ऑफ बैरूत है, जितने लोग भी जानते हैं उनको इल्म है, और वहाँ पर आप जाएँ तो एक अलग दुनिया है। तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने वहाँ पर दाहिया में निशाना बनाया एक इमारत को, और उस इमारत में जो है फवाद शुक्र मौजूद थे। फवाद शुक्र जो हैं ये, इनके बारे में इनको अमेरिकन ने रखा हुआ है, $5 मिलियन इनके सर पे रखे हुए थे, और ये कहा हुआ था कि ये 1983 में जो बॉम्बिंग्स हुई थी बैरिक्स पे, और उन बैरिक्स की बॉम्बिंग्स में 300 के करीब लोग फ्रांस और जो मेरीन्स थे, US मेरीन्स, वो उनकी डेथ हुई थी। तो उस पर अमेरिकन ने इनका नाम रखा हुआ था कि ये उसमें इन्वॉल्व थे। अब इसराइल ने वहाँ में इनको हिट किया उस बिल्डिंग को, और उसमें अभी तक जो है वो हिज़्बुल्लाह की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन गालिबन ये बात हो रही है ज़्यादा कि वो भी उसमें वो भी जाँ बाग हो गए। लेकिन इसमें हुआ ये कि इन्होंने, अच्छा अब ये दो फ्रंट्स हैं, ये ज़हन में रखें, हिज़्बुल्लाह और हमास। अच्छा, यहाँ से इन्होंने वापस जाना था गालिबन, यानी इस्माइल हानिया ने ईरान में रुकना नहीं था रात को। ये रात को रुके, और ये जिस इमारत में थे उसी इमारत में इस्लामी जिहाद के जो रहनुमा है वो भी मौजूद थे, नखाले, ठीक है, महमूद नखाले, इस्लामी जिहाद वो भी मौजूद थे उसी इमारत में। और पहले ये मतलब मुख्तलिफ आना शुरू हुई कि जी कैसे हुआ है, कि क्या हुआ क्या है। पहले ये हुआ कि जी एक ईरान मतलब सामने की बिल्डिंग से, पहले ये स्काई न्यूज़ अरबिक ने शायद ये कहा कि उन्होंने देखा है सामने से एक दूसरी इमारत से फायर हुआ है एक मिसाइल, और वो आके हिट हुआ है। फिर उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत बात है, किसी ने वेबसाइट पे डाल दिया था, वो गलत बात है। फिर ये हुआ कि ये ईरान की सरहदों से बाहर से आया है। अच्छा, ईरान की सरहदों से अगर बाहर से आया है तो फिर कहाँ से आया है भाई? ईरान की सरहदों के बाहर से आया है तो फिर यानी वो कहाँ इसराइल है और कहाँ ईरान है। दूसरी बात ये कि सवालात उठ गए बहुत ज़्यादा कि सिक्योरिटी ब्रीच, इंतहाई खौफनाक सिक्योरिटी ब्रीच। और ये आप जहन में रखें कि ये भी सवाल साथ उठ गया कि क्या
क्योंकि कल इनकी रहबर से भी मुलाकात हुई, कल ये उस तकरीब में भी मौजूद थे इस्माइल हानिया, जहाँ बहुत से, लेकिन वो पिन पॉइंट टारगेट जो है वो इनको किया गया। तो यानी उस बिल्डिंग में जो इस्लामी जिहाद के रहनुमा, उनको हिट नहीं किया। इसराइल की तरफ से बात हुई कि उनको तो निशाना बनाना मकसूद नहीं था, चाहते तो बिल्डिंग उड़ा देते, लेकिन पिन पॉइंट हुआ। अब एक बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग के अंदर अगर आप मिसाइल मारें, बिल्डिंग तबाह ना हो, बल्कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे लोग महफूज रहें और एक शख्स जो है अपने बॉडी गार्ड के साथ, तो कितना वो प्रिसीजन उस होगा उस मिसाइल का या प्रोजेक्टाइल का कि उसने बिल्डिंग को नहीं उड़ाया, उसने एक शख्स को हिट किया, जबकि बिल्डिंग में मौजूद दूसरे जो लोग थे वो महफूज रहे।